तो आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था एलएसएम पे शेयर एंड बॉन्ड टॉपिक चल रहा था, ठीक। उनसे रिलेटेड जो हमारे कुछ आईएएस कोड के कुछ कोडल प्रोविजनल दे रखे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कोडल प्रोविजनल से रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू हैं तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें आईएएस कोड में कुछ कोडल प्रोविजनल जो दिए हुए हैं वो क्या हैं। कि हम लोग जो सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो सीयर एनफोर्समेंट के केस में वहां पे जो हम लोग स्टीरप्स डालते हैं, स्टीरप्स का मिनिमम डाया कितना होता है, मैक्सिमम डाया क्या होता है, स्पेसिंग हम लोग कितनी कितनी प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इन सब से रिलेटेड हमारे आईएएस कोड में कुछ कोडल प्रोविजनल दिए गए हैं, कोडल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक। उन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिनके पास आईएएस कोड की हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी ओपन कर लें, ठीक। मैं यहाँ पे पेज नंबर बता दे रहा हूँ, किस पेज नंबर तुम लोगों को ओपन करना है। सबसे पहले जिनके पास आईएएस कोड की हार्ड कॉपी हो इस पे ओपन कर लो। पेज नंबर है 73, पेज नंबर 73, टेबल नंबर 20, पेज नंबर 73, टेबल नंबर 20, क्लास नंबर है 40.4। पेज नंबर 73, टेबल नंबर 20, क्लास नंबर है 40.4। ओपन करें जिनके पास हार्ड कॉपी हो, और जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, यदि कोई दूसरा मोबाइल है अल्टरनेट मोबाइल, तो वहां पे उस आईएएस कोड को ओपन कर लें। अल्टरनेट कोई दूसरा मोबाइल है उस मोबाइल पे अपने आईएएस कोड को ओपन कर लीजिए। यहां से मैं और जिनके पास नहीं है तो अभी मैं स्क्रीन पे यहाँ विजुअल करूंगा, स्क्रीन पे आप लोगों को शो होगी, स्क्रीन पे सभी को यहाँ पे आईएएस कोड दिखेगा। जिनके पास नहीं हो यहाँ से देख लें। हमारा पेज नंबर कितना है, 73 है। ओके, ये पेज सभी को विजुअल हो रहा होगा। सभी की स्क्रीन में पेज विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सभी को दिख रहा है पेज? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। तो कल की क्लास में हम लोगों ने टेबल नंबर 19 को डिस्कस किया हुआ था कि टेबल नंबर 19 से हम लोग क्या निकालते हैं, टाउ सी की वैल्यू निकालते हैं। टाउ सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया हुआ था कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। टाउ सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए, पीटी चाहिए। पीटी हम लोग कैसे निकाल रहे थे, हमारा फॉर्मूला था 100 AST अपॉन BD, ठीक। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल ले रहे थे, परसेंटेज ऑफ स्टील वहां पे कैलकुलेट कर ले रहे थे। फिर मैंने वहां पे एक चीज ये बताया हुआ था कि मान लीजिए हमारी टेबल दे रखी हुई है, इस टेबल पे यहाँ पे क्या है, ये पीटी दे रखा हुआ है, ये यहाँ पे हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखे हुए हैं। हमें क्या क्या मालूम है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मालूम है और परसेंटेज ऑफ स्टील मालूम है। जो यहाँ पे 100 AST अपॉन BD लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील, ये पीटी बोलते हैं। मान लीजिए बाई चांस जब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वहां से जो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील आया, तो मैंने क्या बताया हुआ था, एक एग्जाम्पल के रूप में कल बताया हुआ था, जो पीटी की वैल्यू आती है 0.42 आ जाती है। पीटी की वैल्यू कितनी आती है, 0.42 आती है। तो अब यदि हम अपने इस आईएएस कोड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी मालूम है, 50 की मालूम है, 25 की मालूम है, लेकिन हमें 0.42 इसमें नहीं गिवन है। इस आईएएस कोड पे हमें 0.42 की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक। अब बताइए, तो मैंने क्या किया हुआ था, इसके लिए एक मेथड बताया हुआ था। कौन सा मेथड था, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। कौन सा मेथड था हमारा, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक। इस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, 0.42 के लिए वैल्यू यहां पे फाइंड कर लेते थे। 0.42 के लिए हम लोग वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हो सकता है कि मे बी मैंने कल फॉर्मूला भी बताया हुआ था, पूरा वैल्यू रख के बताया हुआ था कैसे कैसे वहां पे सॉल्व करेंगे, तो कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा।
और जिसने यदि सॉल्व ना किया तो एक बार बेटा जरूर ट्राई करना, ठीक। यदि नहीं होता है तो मुझसे पूछ लेना। फिर इसके बाद इस टेबल से हम लोगों ने क्या टाउ सी यहाँ पे ज्ञात कर लिया। जैसे ही हमारा टाउ सी मिल जाता है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपनी टेबल नंबर 20 की ओर। टेबल नंबर 20 पे यहाँ पे दे रखा हुआ टाउ सी मैक्स, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। टाउ सी मैक्स हमारा क्या दे रखा हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये किस पे डिपेंडेड है, ये हमारा डिपेंडेड है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ये हमारा डिपेंडेड है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है M15, तो M15 ग्रेड के लिए यहाँ पे जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू हो कितनी है, 2.5 है। M20 के लिए जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू हो 2.8 है, और M25 के लिए यहाँ पे जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू हो 3.1। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे अदर वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है, मेंशन है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट अपने शियर एंड बॉन्ड टॉपिक में क्या पढ़ा हुआ था कि जो हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, तो शियर रेनफोर्समेंट किन फॉर्म्स में प्रोवाइड कर रहे थे, ये कितने प्रकार के थे, वो हमारे शियर रेनफोर्समेंट 3 टाइप्स के थे। 3 टाइप्स के कौन कौन से थे, एक तो था हमारा वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में, वर्टिकल बेंट अप फॉर्म में, ठीक। दूसरा था हमारा बेंट अप बार के फॉर्म में, और थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा था, इंक्लाइंड स्टीरअप्स के फॉर्म में था। जो हम लोगों ने किसी भी बीम सेक्शन पे शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ था, तो किन किन फॉर्म में वो हमें मिल रही थी, वर्टिकल स्टीरअप्स, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या था, बेंट अप बार, एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, इंक्लाइंड स्टीरअप्स, ठीक। इन 3 फॉर्म्स में हमें क्या मिल रहा था, वहां पे शियर रेनफोर्समेंट हम लोग वहां पे प्रोवाइड कर रहे थे। जब हम लोगों ने वहां पे शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ था, तो अब देख लेते हैं वहां पे, यदि मान लीजिए बाई चांस हमें क्या करना हो कि शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करनी हो, यदि हमें शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करनी हो, तब हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करनी है तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखो जो वर्टिकल स्टीरअप्स है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो जब हम लोग नॉर्मल पहले कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां पे टाउ वी निकाल रहे थे। सबसे पहले टाउ वी निकाला था, टाउ वी बराबर क्या निकाला था, वीयू पॉइंट बीडी, ठीक। फिर परसेंटेज ऑफ हमने स्टील निकाला, परसेंटेज ऑफ स्टील के हमें क्या मिल गया, टाउ सी मिल गया। हमने टाउ सी मैक्स निकाल लिया, तीनों वैल्यू निकाल ली, टाउ वी निकाल लिया, टाउ सी निकाल लिया, टाउ सी मैक्स निकाल लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ था, टाउ सी और टाउ सी मैक्स का और टाउ वी तीनों पे कंपैरिजन किया हुआ था, तीनों पे कंपैरिजन किया हुआ था, कैसे कि नहीं किया था, देखो इसके लास्ट वाले पेज पे, ये इसके जस्ट हमारा जो पहले वाला पेज है, उस पेज नंबर पे देखो, यहाँ पे मेंशन है 40.3, क्लास नंबर 40.3 है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, विथ शियर रेनफोर्समेंट, और भी यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक है, एक 40.2.3 इस पे पढ़ो, 40.2.3.1 इस पे पढ़ो, और 40.3 इनमें क्या लिखा हुआ है, 40.2.3 पे, इस पे यहाँ पे मेंशन है हमारा, शैल दी नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन बीम टाउ वी एक्सीड टाउ सी मैक्स, ठीक। एक केस हमारा ये है, दूसरा केस हमारा क्या है, 40.2.3 पे, फॉर सॉलिड स्लैब द नॉमिनल शियर स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड हाफ द एप्रोप्रिएट वैल्यू गिवन इन टेबल नंबर 20। टेबल नंबर 20 पे हमें कौन सी वैल्यू मालूम थी, टेबल नंबर 20 पे हमें वैल्यू मालूम थी टाउ सी मैक्स की। किस केस में हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ये जब मैं लेक्चर ले रहा था उस समय मैंने बताया हुआ था कि किस केस में हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी हुई है 40.3, क्लास नंबर 14.3, क्लास नंबर 40.3, इस पे हमारा क्या मेंशन है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, कि जब हमारा टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, जब टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहले टाउ वी निकालो, फिर टाउ सी निकालो, फिर टाउ सी मैक्स निकालो। टाउ सी के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, परसेंटेज ऑफ स्टील की होगी। टाउ वी का फॉर्मूला क्या था, वीओ पॉइंट बीडी, ध्यान देते जाओ,
यदि बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाउ वी का हमारा फॉर्मूला क्या था, वीयू अपॉन बीडी। टाउ सी की हम लोगों ने वैल्यू निकाली आईएस कोड से। कैसे निकाली, हमने सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला। यहां पे देखो टाउ वी का फॉर्मूला भी यहां मेंशन है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी का फॉर्मूला भी यहां पे मेंशन रखा है 40.1 पे। 40.1 पे हमारा क्या है, टाउ वी का फॉर्मूला भी इसमें दे रखा हुआ, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन वीडी। हमने टाउ वी निकाल लिया। टाउ सी कैसे निकाला, परसेंटेज ऑफ स्टील से। परसेंटेज ऑफ स्टील का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, पीटी इक्वल टू 100 AST अपॉन बीडी, ये बताया। इससे हम लोग क्या करेंगे, पीटी निकाल लेंगे। पीटी की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, टाउ सी मिल जाएगा। पीटी की हेल्प से हमें टाउ सी मिल गया। फिर हम लोग अपनी टेबल नंबर 20 से, आईएस कोड की टेबल नंबर 20 से टाउ सी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। टाउ सी मैक्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर वहां पे हम लोग ये रूल लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये हम लोग वहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट में क्या चेक करेंगे, यदि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक, ये टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, देन वी प्रोवाइडेड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। यदि हमारी टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम आ रही है, ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस केस में भी हमारी जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ध्यान देना, हमारा प्रत्येक केस में टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यदि किसी भी केस में टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी कम हो जा रही है, तो वो सेक्शन या वो सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, उस सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे। यदि इन केस, यहां पे समझ लेना, यदि इन केस हमारा क्या आ रहा है, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तो यहां पे क्या करेंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक। यदि टाउ वी टाउ सी, ठीक, और ये भी कंडीशन है टाउ सी मैक्स, तब भी हमारा यही होगा, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट ही। यदि बाय चांस हमारा क्या हो जाता है, यहां पे ये वाली कंडीशन बन जाती है, देखो यहां पे यदि कंडीशन ये वाली बन जाती है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन ऑफ बीम सेक्शन, ठीक। यदि हमारी ऐसा केस बन जाता है, तो किसी भी केस में हमारी ये वाली कंडीशन ना आनी चाहिए। टाउ सी मैक्स प्रत्येक केस में हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहां पे क्या पढ़ा कि यदि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, देन वी प्रोवाइडेड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। इफ टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, इफ टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, मतलब टाउ सी की वैल्यू यदि टाउ वी से कम है, तब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उस केस में वी डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट, वी डिजाइन, तब हम लोग क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे। वी डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट, यहां पे लिख दो, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, यदि ये वाली कंडीशन आ रही है, तब शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे। और यदि ये वाली कंडीशन आ रही है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। दोनों देखो यहां पे दे रखा हुआ हमारा जो आईएस कोड है 40.3 पे दे रखा हुआ है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कंडीशन दे रखी है व्हेन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक। फिर 40.4 में यहां मेंशन है डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। हम लोग शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग कब करेंगे, व्हेन टाउ वी एक्सीड्स टाउ सी, जब टाउ वी की वैल्यू हमारी क्या होती है, टाउ सी से ज्यादा हो जाती है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे। और जो हमारे शियर रेनफोर्समेंट होते हैं, मैंने बताया हुआ किस फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है वर्टिकल, दूसरा होता है बेंट अप बार, वर्टिकल स्टील बेंट अप बार,
एंड थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होता था, इंक्लाइंड। थर्ड था हमारा इंक्लाइंड। ओके, थर्ड यहीं पे लिख लो, सी पॉइंट हमारा क्या था, इंक्लाइंड स्टीयर्स। ठीक, इन तीन फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे। समझ गए? यदि ये वाला केस आ रहा है तो इस केस में क्या करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। यदि ये वाला केस आ रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे। और वही यहाँ पे हमारे फॉर्मूले दिए गए थे, वही यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए थे। तो जब शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वहां पे उस केस में हम लोग वीयू ना निकाल के वीयूएस निकालते थे। उस केस में वीयू ना निकाल के हम लोग वीयूएस निकालते थे। सबसे पहले तो वीयू हम निकाल ही लेंगे, तो वीयू निकालने के बाद डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वीयूएस निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता था, वीयूएस बराबर वीयू माइनस टाउ सी बीडी। ये फॉर्मूला था हमारा, वीयूएस बराबर वीयू माइनस टाउ सी बीडी। वो देखो तुम्हारा यहां भी मेंशन है। ठीक, जब हम लोग शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वीयूएस निकालेंगे। यहाँ पे वीयूएस निकालेंगे और वीयूएस का फॉर्मूला क्या है, वीयूएस बराबर वीयू माइनस टाउ सी बीडी। और वीयू कैसे निकाल लेते, वीयू हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे वीयू बराबर, वीयू तो हमारा क्वेश्चन में दे के आया हुआ था ना, नॉमिनल शियर फोर्स तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, तो वीयू हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। टाउसी हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये हम लोगों ने टाउसी की वैल्यू अपने टेबल नंबर 19 आईएएस कोड से देखी हुई थी। टेबल नंबर 19 आईएएस कोड से हम लोगों ने टाउसी की वैल्यू देखी हुई थी। तो अब ये बताइए यहां से वीयूएस निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ये हमारा वीयूएस निकल आया। वीयूएस निकालने के बाद जब हम लोग, अब देखो, अब इसका ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट पे यहाँ पे क्या मेंशन है, यदि हम लोग वर्टिकल स्टीरप्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, यदि वर्टिकल स्टीरप्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उस केस पे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वीयूएस का, वो क्या फॉर्मूला होगा, वीयूएस बराबर 0.87 FY/ASV इंटू डी अपॉन SV। तब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वीयूएस बराबर, देख लो यहाँ पे, वीयूएस बराबर 0.87 FY/ASV इंटू डी अपॉन SV। यहां पे जो हमारा FY है, तो FY सबको मालूम होगा, FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक, वहीं पे जो ASV है, ASV का मतलब क्या है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स मतलब जितने भी हम लोगों ने उसमें ऊर्ध्वाधर छल्ले डाले हुए थे, उन ऊर्ध्वाधर छल्लों का क्षेत्रफल। SV क्या है, SV क्या है, स्पेसिंग ऑफ, SV है यहां पे हमारा स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। ठीक, तो यहां पे देखो मैंने सभी टर्म बता दिए, FY, ASV और SV। ओके सर बोलो। सर इसमें जो स्टीरप्स दिए हैं, हाँ, तो सर इसमें बुक में तो केवल 2 ही टाइप में है, 3 टाइप में है, लेकिन जो इंक्लाइंड और बेंट अप एक ही बोला गया है इसमें। तो सर बेटा इंक्लाइंड हम लोग अलग प्रोवाइड करते हैं, बेंटअप हम लोग अलग प्रोवाइड करते हैं। जो 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऐसे ही होते हैं, इंक्लाइंड अलग होता है, बेंटअप अलग होता है, हमारा वर्टिकल अलग होता है। मैंने नहीं, तो इंक्लाइंड इसमें का एक जगह समय वर्टिकल भी दिया है, इंक्लाइंड बेंट अप एक ही दिया है, और एक दिया है बहुत कंबाइंड है, बहुत स्टीरअप। तो उन्होंने बोथ में कमांड कर दिया होगा, वहां पे हो सकता है कमांड कर दिया हो। जबकि देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे इंक्लाइंड पढ़ते हैं, तो मान लो बाय चांस हमारा क्या है, कोई ऐसा सेक्शन है इस प्रकार का, इस प्रकार से बीम है, ठीक, तो उस बीम पे वहां पे वर्टिकल स्टीयर्स में डाल के यदि हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग ऐसे ऐसे छल्ले डाल देते हैं।
ये सर इंक्लाइंड हो गए हैं। तो इंक्लाइन हो जाएगा हमारा, जबकि इंक्लाइन का हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमारे बुक पे और आईएएस कोड पे दे रखा हुआ है तो हमारे पढ़ने लिए हमारे लिए मेन मतलब हमारे लिए नेसेसरी है कि हमें पढ़ना होगा, जानना होगा कि इंक्लाइन स्टीरप्स होते क्या है। बेसिकली हम लोग जो सिर्फ यूज करते हैं वो वर्टिकल और बेंट अप का करते हैं। बेंट अप में सर 45 डिग्री आता है। बेंट अप बार पे जो हम स्टील को अपनी बेंट अप करते हैं, बॉटम पे पहले ऐसे रहती है, फिर यहाँ से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाती है, फिर टॉप पे पहुंच जाती है, फिर यहाँ से 45 पे इंक्लाइंड होती है, टॉप पे पहुंच जाती है। ये जो हम लोग यहाँ पे इसे जितने पार्ट से इसे बेंट अप कर रहे हैं, मान लो हमारा ये पूरी बीम है, ये पूरी बीम है, ठीक, ये पूरा मान लो हमारा क्या है, ये कॉलम है, मान लो ये है। तो यहां से जो हमारा बेंट अप वाला पोर्शन होगा ये, ठीक, और ये दोनों क्या होगा, L/7 होगा स्पान का जो हम हाँ स्पान का 1/7 L/7 से हम लोग बेंट अप करते हैं। और जो इसका एंगल होता है वो एंगल 45 डिग्री या 135 डिग्री, कहीं तुम्हें 40 भी लिखा मिल जाएगा, कहीं 135 भी मिल जाएगा, ठीक। 135 लिखा हुआ है, क्यों 45 लिखा हुआ है, देखो जब ये वाला तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और जब ये वाला कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। जी सर, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्टीरप्स पढ़ रहे थे, वर्टिकल स्टीरप्स के यहाँ पे फार्मूला उसने ये दे रखा हुआ है, सभी फार्मूले आईएस कोड में मेंशन हैं। फिर यहाँ पे जब वो हमारा इंक्लाइंड स्टीरप्स था, इंक्लाइंड स्टीरप्स के फॉर्म में, तब हम लोग वहां पे फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है। इंक्लाइंड स्टीरप्स केस में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स और ए सीरीज ऑफ बार बेंट अप बार एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक। यदि हमारा इंक्लाइंड स्टीरप्स है अथवा सीरीज ऑफ बार बेंट अप बार्स एट डिफरेंट सेक्शन, मतलब अलग अलग सेक्शन पे यदि वहां पे बहुत सारी हमारी क्या पड़ी हुई हैं, बेंट अप बार पड़ी हुई हैं, तो उस केस में हम लोग ये वाला फार्मूला वहां पे यूज करेंगे। फिर पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर सी में क्या दे रखा हुआ है, फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार ऑल बेंट अप बार एट दी सेम क्रॉस सेक्शन, तब हम लोग वहां पे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तब फार्मूला यहाँ पे ये वाला यूज कर देंगे, तब फार्मूला यहाँ पे ये यूज कर देंगे। ओके, इस प्रकार से हो गया हमारा डिजाइनिंग का, हो गया कि डिजाइनिंग के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो मिनिमम अपनी स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, तो मिनिमम स्पेसिंग क्या प्रोवाइड करेंगे। देखो इसी पेज में कहीं दे रखा हो, इस पेज में हमें कहीं कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट हमें और मिल गया, कौन सा मिल गया, देखो अल्फा की वैल्यू नॉट लेस देन 45 डिग्री, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्टीरप्स और बेंट अप बार एंड द एक्सिस ऑफ द मेंबर नॉट लेस देन 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू से मतलब क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे बेंट अप कर रहे थे, ठीक, तो ये वाला जो एंगल था उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 45 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। ओके, फिर हमारा देखो नेक्स्ट क्या है, यहां पे ऊपर नोट पॉइंट दे रखा हुआ है, पढ़ो इस नोट पॉइंट पे, इसको और जूम कर दूं, और नहीं यदि आप मेरे यहां से फुल जूम है, आप लोग अपनी स्क्रीन से जूम कर लेना। इस नोट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, वेयर मोर देन वन टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इज यूज्ड टू रेनफोर्समेंट द सेम पोर्शन ऑफ द बीम, द टोटल शियर रेसिस्टेंस शैल बी कंप्यूटेड एज द सम ऑफ रेसिस्टेंस फॉर द वेरियस टाइप सेपरेटली। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है, द एरिया ऑफ द स्टीरप शैल नॉट बी लेस देन द मिनिमम स्पेसिफाइड। अब मिनिमम स्पेसिफाइड हमें कहां मिलेगा, इस पे देखो क्लास नंबर दे रखा हुआ 26.5.1.6 पे, तुरंत ये वाला पेज खोलो 26.5.1.6, जिनके पास आईएस कोड हो तो आईएस कोड पे ओपन कर ले 26.5.1.6,
ये तुम लोगों को मिल जाएगा आईएस कोड पे पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। आईएस कोड पे पेज नंबर 48 ओपन कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। जिनके पास हार्ड कॉपी हो, हार्ड कॉपी पे पेज नंबर 48 और पीडीएफ यदि ओपन करोगे तो ऐसे जैसे मैं ओपन कर रहा हूं ना, एक एक बढ़ा रहा हूं, ऐसे तुम भी बढ़ाते रहोगे और ढूंढ नहीं पाओगे कहां क्या दे रखा हुआ है। ठीक, पेज नंबर 48 ओपन करने से पहले हमें कुछ एक पॉइंट और मिल गया। यहां पे क्या मिल गया वो भी देख लेते हैं। यहां पे हमारा एक पॉइंट ये दे रखा हुआ है, ये फॉर्मूला AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। ये फॉर्मूला है हमारा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। ये फॉर्मूला किसका है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का। नोट कर लो, ये फॉर्मूला हमारा कौन सा है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा कौन सा है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। यहां पे देखो एएस क्या दे रखा हुआ है? एएस दे रखा हुआ है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। बी क्या दे रखा है? विड्थ ऑफ बीम क्रॉस सेक्शन। डी क्या दे रखा है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे जो हमारा एफवाई दे रखा है, एफवाई क्या है? वही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, या जिसे हम लोग बोल देते हैं यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस। फिर हमारा इसी पे अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी को जरा ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर बी पे उसमें दे रखा हुआ है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। पॉइंट नंबर बी पे उसने क्या यहां पे दे रखा हुआ? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। हम लोग मैक्सिमम कितना इस्पात प्रोवाइड करेंगे किसी भी बीम क्रॉस सेक्शन पे या किसी भी आरसीसी सेक्शन पे, उस पे मैक्सिमम कितना इस्पात प्रदान करेंगे। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ दी मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड 0.04 बीडी। कितना दे रखा हुआ है? शैल नॉट एक्सीड, मतलब इससे हमारी वैल्यू ज्यादा ना होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा यानी परसेंटेज ऑफ स्टील, वो भी कितना मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 0.04 बी इंटू कैपिटल डी। ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था और आज तुम लोगों को भी आईएस कोड पे भी दिखा दिया। ठीक, टेंशन के लिए हमारा फॉर्मूला है। यदि इसी प्रकार से कंप्रेशन के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं कंप्रेशन मेंबर पे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये टेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लो बाई चांस हमारी जो स्टील इसमें पढ़ रही है कंप्रेशन पे भी पढ़ रही है, तो कंप्रेशन पे भी हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पे द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 बीडी। ओके, फिर इसके बाद यहां पे हमारा पॉइंट आता है 26.5.1.3 पे। 26.5.1.3 पे साइड फेस रेनफोर्समेंट, साइड फेस रेनफोर्समेंट, इसके बारे में पढ़ लो कि यहां पे सिर्फ हमारा एक पॉइंट ही आता है, वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब इन ए बीम एक्सीड 750 mm साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। ठीक, बस सिर्फ हमें यहाँ पे डेप्थ यहाँ पे देखनी है। क्वेश्चन हमारा ये पूछता है कि हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं? साइड फेस रेनफोर्समेंट हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे? जब उस बीम क्रॉस सेक्शन की या बीम सेक्शन की जो डेप्थ होगी वो 750 mm से ज्यादा होगी। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वहां पे साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये तो हमारा हो गया, लेकिन कितना प्रोवाइड करेंगे? तो यहां पे देखो एक और यहां पे दे रखा हुआ है, कितना प्रोवाइड करेंगे? द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट shall be not less than 0.1% of the web area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm। तो हमारा परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है? यहाँ पे परसेंटेज दे रखा हुआ, कितना परसेंटेज यहाँ पे? जो हमारा पीटी दे रखा है 0.1%। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे? वहां पे
यदि इससे कम नहीं होना चाहिए हमारा हमेशा, ठीक। ये पॉइंट भी हमारे के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइड फेस रेनफोर्समेंट का। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, फिर हमारा क्या दे रखा हुआ यहाँ पे 26.5.1.4, इस क्लास नंबर पे देखो 26.5.1.4 ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन बीम फॉर शियर एंड टॉर्जन, ठीक। जो हम लोग शियर एंड टॉर्जन के लिए उस पर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डालते हैं किसी बीम सेक्शन पे, कितना कितना कहां क्या पड़ेगा, ठीक। तो यहां पे देख लो 26.5.1.5 पे मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे, ये पॉइंट ध्यान देना। जब भी किसी भी बीम सेक्शन की डिजाइन करेंगे तो बीम सेक्शन पे हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे हम लोगों को शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। यदि हमारा टाउ वी और टाउ सी दो केस दे रखे हुए थे, ठीक, हमारे दो केस वहां पे दे रखे हुए थे, एक टाउ वी का केस था, दूसरा हमारा टाउ सी का केस था, ठीक। तो टाउ वी और टाउ सी केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने टाउ वी और टाउ सी केस में क्या पढ़ा हुआ था कि जब टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक, टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम होगी तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, वहां पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। यदि टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, तब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। तो हम लोगों ने शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन के लिए कॉन्सेप्ट भी देख लिए, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिंग देंगे, अब मान लो ये हमारी क्या है, कोई एक बीम सेक्शन है, ये क्या है, एक बीम क्रॉस सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो हम लोग यहाँ पे ये स्टीरप्स डालेंगे, इन स्टीरप्स की स्पेसिंग हम लोग कितनी कितनी रखेंगे, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, अपने आईएस कोड से। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट कितना दे रखा हुआ, वो चीज यहाँ पे देख लो कितना दिया हुआ है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट measured along the axis of the member shall not exceed 0.75 d, ठीक, कितना होगा 0.75 d से कभी भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने माइंड पे एक पॉइंट सेट कर लो, क्या सेट कर लोगे कि इसकी जो हमारी स्पेसिंग होगी, ठीक, स्पेसिंग किसी भी केस में 0.75 डी से कम नहीं, मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके मतलब हमारा क्या होगा 0.75 डी, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया भाई, यहां पे हमें क्या करना है कि ये वैल्यू ज्यादा ना होनी चाहिए, हमें एस को ज्यादा नहीं करना है तो इसको ज्यादा कर दो, ठीक। एक पॉइंट हमें ये मिल गया, देखो यहाँ पे द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट measured along the axis of member shall not exceed 0.75 d, स्पेसिंग कभी भी 0.75 डी से ज्यादा ना होनी चाहिए। तो 0.75 डी से ज्यादा ना होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा हमारी 0.75 डी से कम होनी चाहिए। तो कम किस केस में होगी, जब वहां पे 0.75 डी हमारा ज्यादा होगा और एस हमारा कम होगा, तो उस केस हमारी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट वहीं पे दे रखा हुआ है फॉर वर्टिकल स्टीरप्स, ठीक, एंड डी फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स, ठीक। वर्टिकल स्टीरप्स पे तो मान लो हमने यहाँ पे डी यूज कर लिया, वर्टिकल स्टीरप्स पे हमने यहाँ पे डी यूज कर लिया, लेकिन यदि वहीं पे हमारा इंक्लाइंड स्टीरप्स है तब क्या करोगे, यदि हमारा इंक्लाइंड स्टीरप्स है तब लोग वहां पे क्या करोगे, तो एंड डी फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स एट 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो डी हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार 0.75 डी, तो यहाँ पे डी क्या है, डी क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। देखो नीचे लिखा भी हुआ वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा हुआ है पेज नंबर 48 पे, एक और यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, इन नो केस शैल बी स्पेसिंग एक्सीड 300 mm। किसी भी केस में या किसी भी कंडीशन पे हमारी जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो हमें कितने पॉइंट मिल गए? अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिंग के लिए कितने पॉइंट निकाल लिए? एक हमारा पॉइंट क्या मिला था? ए पॉइंट कि किसी भी केस में स्पेसिंग की वैल्यू 0.75 डी से ज्यादा ना हो, से ज्यादा ना हो। अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? किसी भी केस में जो स्पेसिंग की वैल्यू हो वो 300 mm से ज्यादा ना हो। अब यहां पे बात हम लोगों की ये आती है कि जब वो बार बार हर बार ये बोल रहा है कि इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो, दोनों कंडीशन में उसने क्या बोला हुआ है? 0.75 डी से ज्यादा ना हो, दूसरी कंडीशन उसने बोल दिया कि 300 एम से ज्यादा ना हो। तो हम लोग प्रोवाइड कितनी करेंगे? तो हम लोग ए और बी पॉइंट में से जिसकी वैल्यू कम आ जाएगी वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। जिसकी वैल्यू हमारी कम आ जाएगी वो वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। जब हम लोग इसकी डिजाइन करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक, कि एक बार जैसे मान लो हमारा वहां पे उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन में उसे डेप्थ दे दी, मान लो सेक्शन की 300 mm। जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी दे दी है? 300 mm। उसने डी दे रखा हुआ है 300 mm। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इसके लिए हम लोग स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, डायरेक्ट, हमें कोई डिजाइन नहीं करनी है, सीधा हम क्या लगाएंगे? अपना आईएस कोड का जो प्रोविजन था, आईएस 75 डी पहला पॉइंट। तो डी की वैल्यू कितनी है? 300। 300 का मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 225। 225 mm। ठीक, सर अगला पॉइंट यहाँ पे कितना दे रखा था? 300 mm। उसने क्या बोला हुआ है कि दोनों केस में हमारी वैल्यू ना तो इससे ज्यादा हो और ना इससे ज्यादा हो। तो हम लोग आंसर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। जितनी स्पेसिंग हम लोग कम रखेंगे उतना ही हम लोग सेफ साइड रहेंगे। जितनी स्पेसिंग हम लोग कम रखेंगे उतना ही सेफ साइड रहेंगे। हमेशा डिजाइनिंग पे ये देखा जाता है कि हम लोग कब सेफ साइड हैं। हम लोग डिजाइनिंग पे क्या देखेंगे कि हम लोग कब सेफ साइड है। तो यदि हम लोग वहां पे स्पेसिंग कम कर देंगे तो ज्यादा सेफ होंगे, स्पेसिंग ज्यादा करेंगे तो इसके मतलब हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा? जल्दी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा आंसर सिलेक्ट करेंगे? ए वाला। बाई चांस यदि वहीं पे डी के वैल्यू को चेंज करके 600 mm कर देता, अब बताओ, उसने डी की वैल्यू चेंज करके 450। 600 mm कर दिया, 450 mm कितना आ सर। गया? 450 mm आ गया। इस केस में जो हम लोग अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे कौन सा करेंगे? बी वाला। इस केस में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। उसने बोला किसी भी केस में 300 mm से ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते हैं। दोनों कंडीशन में यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? विच ईवर इज लेस, विच ईवर इज लेस। दोनों में से जो कम वैल्यू हो वही स्पेसिंग यहां पे उठा के प्रोवाइड कर देंगे। दोनों में जो वैल्यू कम हो वही वैल्यू वहां पे क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। ओके, फिर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि जब वहां पे हमें मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, जब हम लोग अपना शियर एंड बॉन्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, शियर एंड बॉन्ड वाले टॉपिक पे हमारी कंडीशन, जिस कंडीशन पे हमारा क्या आया हुआ था? मिनिमम शियर एनफोर्समेंट आया हुआ था कि हमें वहां पे मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हमें क्या करना है? प्रोवाइड करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे मेंशन है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या दे रखा हुआ है? ASV अपॉन BSV, ठीक, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक, 0.4 अपॉन 8, 0.87 अपॉन FY।
ये हमारा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला दे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, एएसवी क्या है, एएसवी देख लो, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरप स्लैग्स इफेक्टिव इन शियर। एसवी क्या है, स्टीरप्स स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, यानी वर्टिकल स्टीरप्स की जो हमारी स्पेसिंग है। एएसवी क्या है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। बी क्या है, वही सेम वहां पे विड्थ। और एफ वाई क्या है, यहाँ पे उसकी यील्ड स्ट्रेस। आगे भी देखो, इसमें कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट करके ये लिखा हुआ है, ये हमारा जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट को पढ़ो। यहाँ पे वेयर दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेटेड इज लेस देन हाफ द परमिसिबल वैल्यू एंड इन मेंबर ऑफ माइनर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस सच एज लिंटल, दिस प्रोविजन नीड नॉट बी कंप्लीटेड विथ या कंपाइल्ड विथ। ठीक, इस पॉइंट को पढ़ लेना और इसको बस सिर्फ डायरेक्ट जैसा लिखा हुआ इसी लैंग्वेज पे से याद कर लो। जब हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएंगे तो वहां पे इससे क्वेश्चन हमारे मिल सकते हैं। तो अब इस प्रकार से हमारा शियर एंड बॉन्ड का, जो हम लोग शियर डिजाइनिंग करते थे, शियर डिजाइनिंग का टॉपिक हमारा क्लोज होता है। शियर डिजाइनिंग पे मैंने बता दिया कि यदि हम, बोलो, जो एफ वाई की वैल्यू है इसमें बताया गया 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीरप शियर रेनफोर्समेंट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर विच शैल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैक्सिमम केस में जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, कहीं भी उठा के देख लेना, वहां पे जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं हमेशा Fe 415 ग्रेड की ही प्रोवाइड करते हैं, Fe 500 ग्रेड की नहीं करते हैं। तो जब वहां पे मैक्सिमम केस में हम लोग Fe 415 ग्रेड की स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होगी ना। यस सर। और माइल्ड स्टील का हम लोगों ने यूज बिल्कुल बंद ही कर दिया है, तो माइल्ड स्टील हमारा एलएसएम पे बिल्कुल डिस्कस हो कर ही नहीं सकता है। तो सर Fe 500 का कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर इससे? नहीं, कोई मतलब नहीं है जी सर। ना, हम उसे कहीं यूज करते हैं, मैक्सिमम 415 यूज करते हैं। और यदि कहीं 500 550 मिलता है, ऐसी बात नहीं कि मिलता नहीं है। हम लोग कहीं देखना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर वगैरह जैसे ओवरब्रिज वगैरह बनते हैं, तो वहां पे हम लोग 500 550 इनका भी यूज करते हैं। बट जो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ ओनली हमारा वहां पे 415 तक ही सीमित है। फिर इसके बाद एक पॉइंट मैंने और बताया हुआ था, एक पॉइंट मैंने वहां पे और बताया हुआ था कि हमने जो वहां पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ पर मैंने परसेंटेज बताया था, 0.12%, 0.15%, शायद याद हो किसी को। जब हमारा स्लैब का केस होता है, जब वहां पे हमारा स्लैब का केस होता है, स्लैब के केस में जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं 0.15% और 0.12%, ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं। स्लैब के केस में जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, सॉरी, स्लैब के केस में जो हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कितनी करेंगे, 0.15% और 0.12%। कब हम लोग 0.15 करेंगे, कब हम लोग वहां पे 0.12 करेंगे, जब हम लोग वहां पे Fe 415 या Fe 500 का यूज करेंगे, मतलब HYSD का बार की यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग 0.12 वैल्यू का यूज करेंगे। जब हम लोग Fe 250 यूज करेंगे, तो Fe 250 के केस हम लोग क्या करेंगे, 0.15 का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे देख लो, Fe 250 के केस हम लोग क्या यूज करेंगे, 0.15%। और Fe, ये डायरेक्ट यहां Fe हटाओ, HYSD लिख दो। HYSD बार के केस में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 0.12% यूज करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया शियर एंड बॉन्ड के जितना भी जो कुछ था मेरे पास, ठीक, ये मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितना था, जितना तुम्हें पढ़ना था, ये हमारा खत्म हो गया। अब इस प्रकार से हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम भी खत्म हुई। सिंगली रेनफोर्स बीम जो हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक भी हमारा क्लोज हुआ। अब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट डब्ल्यू, टी और एल, इसके बाद फिर कॉलम, कॉलम के बाद देन स्लैब, और इसके बाद हमारा सेशन क्लोज। सर ये स्लैब केस में था ना अपना मिनिमम शियर? हाँ स्लैब केस में। ओके सर। बाकी बीम के केस में हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, 0.85 BD/FY, जो भी मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा,
0.85 BD अपॉन FY, ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला ये लगाएंगे बीम केस में 0.85 BD अपॉन FY। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए थे कल, कल इसके क्वेश्चन आए हुए थे कुछ, जो मैं MCQ लेके आया हुआ था उनमें कुछ क्वेश्चन थे, ठीक, तो क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए थे वहां पे। तो शियर एंड बॉन्ड का अब जो भी कुछ तुम लोगों को मैटर मिल जाए, जिसके पास जो बुक हो उस बुक से अपना कंसीडर कर लेना, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे IS कोड से और इन टॉपिक के बारे में देख लेना एक बार। फिर यहां पे एक हमारा आता है, चलो इसी में बता देता हूं मैं, एंकरेज वैल्यू वाला। ये तो हमारा शियर का टॉपिक हो गया, लेकिन मान लो हमारा वहां पे टॉपिक का क्या जाता है, बॉन्ड का जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग सरिया प्रोवाइड करते हैं तो सरिये में कुछ ऐसे हुक टाइप में बना रहता है, ऐसे। स्क्रीन विजुअल हो रही ना? यस सर। ठीक, तो यहां पे जो हमारी एंकरेज वैल्यू होगी वो एंकरेज वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे? यहां पे इस केस पे जो हमारी एंकरेज वैल्यू होगी वो एंकरेज वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे? तो पढ़ लेना पहले कि एंकरेज वैल्यू क्या होती है। तो देख लो हमारा, यदि यू शेप का हुक है, यू शेप है जो अभी मैंने बनाया हुआ था, ठीक, यदि इस प्रकार का शेप का हमारा हुक है तो इस शेप में जो यहाँ पे हम लोग एंकरेज वैल्यू लेंगे वो लेंगे 16.5। यदि वहीं पे हमारा यू शेप की जगह कुछ 90 डिग्री पे कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक, ये पूरा पूरा ऐसा नहीं होगा, ऐसे हल्का से यहां से बेंड रहता है, ठीक। इस केस पे हम लोग जो यहाँ पे एंकरेज वैल्यू लेंगे, इस केस पे एंकरेज वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे? यहां पे लेंगे 8.5, ठीक। इस वाले केस में हम लोग कितनी लेंगे? 16.5, और इस केस में हम लोग कितनी लेंगे? 8.5। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आज MCQ तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख के ही करवाऊंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दी एंकरेज वैल्यू ऑफ ए 90 डिग्री हुक, दी एंकरेज वैल्यू ऑफ ए 90 डिग्री हुक, ऑप्शन नंबर ए है 12.5, ऑप्शन नंबर बी है 16.5, ऑप्शन नंबर सी है 15.5, ऑप्शन नंबर डी है 8.5। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है, जस्ट ऑप्शन नंबर डी सर। 1-2 सेकंड पहले बताया है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी, ओके। यहाँ पे हमारा सर एक और हुक होता है ना? क्या चीज? एक और हुक होता है ना सर, ये यू आकार में होता है, एक 90 होता है, एक 45 भी तो होता है सर। बता रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? जब टॉपिक से बाहर निकल जाओ तब बोलना कि सर ये टॉपिक छूट गया है। अभी उसी टॉपिक के अंदर हूं, परेशान मत हो, सब करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? सर जी, तो सर जी बोलो बेटा। सर जी बोलो बोलो, वॉइस आ रही मेरे पास।
हेलो, अगला क्वेश्चन हमारा shear taken by Bintap bar is given by, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है सिग्मा एस वी ए एस साइन अल्फा। ऑप्शन नंबर इसका बी है सिग्मा एस वी ए एस कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सिग्मा एस वी इंटू ए एस टेन अल्फा। और ऑप्शन नंबर इसका डी है नन ऑफ दीज। बताइए। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए, ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा और है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एलडी, एलडी यहां पे क्या है? डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, इन टेंशन। ऑप्शन नंबर ए है फाई सिग्मा एस टी अपॉन 6 टाउ बी डी। ऑप्शन नंबर बी है फाई सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी। ऑप्शन नंबर सी है फाई सिग्मा एस टी अपॉन 5 टाउ बी डी। और ऑप्शन नंबर डी है फाई सिग्मा एस टी अपॉन 3 टाउ बी डी। इसका आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, ए नंबर सर। ए नंबर 5 सिग्मा एस टी अपॉन 6 टाउ बी डी। बी सर, बी बी सर। बी। बेटा यहाँ पे हमारा क्या होता है जब कोई बात टेंशन में होती है, ठीक, तो 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ये तुम्हारा क्वेश्चन था डब्ल्यूएसएम केस का, क्योंकि डब्ल्यूएसएम केस में वहां पे हम लोग फाई और सिग्मा एस टी वगैरह ये सब यूज करते थे। इसी में यदि एलएसएम पे थोड़ा बहुत वो चेंज कर देगा, क्या चेंज करेगा यहाँ पे? यहाँ पे सिग्मा एस टी की जगह कर देगा तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे 0.85 0.87 एफ वाई फाई, बस सिर्फ ऊपर इतना चेंज करेगा 0.87 एफ वाई फाई प्रत्येक ऑप्शन में 0.87 एफ वाई फाई। ठीक, इस प्रकार इसमें भी चेंज कर देगा, तब भी हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला ही होगा। ठीक, वो इसकी जगह जो हमारा ये ऊपर लिखा हुआ है इतना पोर्शन, इतने पोर्शन किसमें रिप्लेस कर देगा? ये इस पे 0.87 एफ वाई फाई पे। यदि डब्ल्यूएसएम का केस है तो हमारा ऊपर यहाँ पे 5 सिग्मा एस टी लिखेगा, और यदि एलएसएम के केस पे वो दे रहा है तो क्या करेगा? वो 0.87 एफ वाई फाई देगा। ओके, तो आज के सेशन के हम लोग यहीं पे अपने एंड करते हैं। ठीक, अब इस टॉपिक में जो कुछ भी है, अब बोलो बेटा। अगर कुछ